गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा यूनिट थर्ड का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट थर्ड का रिवीजन लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिकली आपके जो यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो यूनिट थर्ड है वो आपका मशीन टूल ऑटोमेशन के नाम से यूनिट थर्ड है आपका। तो हम इसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और साथ में आपका जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आपकी इस यूनिट में क्या क्या कंटेंट है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेशन ऑफ मशीनिंग की। तो ऑटोमेशन क्या होता है? देखिए बच्चों, ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी मशीन को आप ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं या ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जब मशीन अपने आप से डिसीजन लेने लायक हो जाती है, या फिर आप अपनी मशीन के अंदर किसी भी तरीके से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को इंड्यूस करा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से, आई मीन लाइक एनी हाउ, इफ यू आर मेकिंग योर मशीन कैपेबल, अगर आप किसी भी तरीके से अपनी मशीन को डिसीजन लेने की कैपेबल बना रहे हैं, तो आप उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ऑटोमेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, ऑटोमेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे वैसे ही आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। जब आपकी एक मशीन पे आपका एक व्यक्ति काम करता है तो आप बहुत कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत सारी मशीनें कॉन्टिन्यूसली अगर आपकी काम करती रहती हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसको थकावट महसूस होती है। हमें लाइक हम लोग जब भी बहुत देर काम कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं। तो ये जो थकान होती है, ये बेसिकली प्रोडक्शन के राह में एक रोड़े की तरह आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऑटोमेशन जो है वहां पे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। तो ऑटोमेशन बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए है, आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए है, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आप ऑटोमेशन लेके आते हैं। तो ऑटोमेशन हमें कहाँ कहाँ, अगर हम ऑटोमेट करना चाहते हैं अपनी मशीन टूल को, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें टूल को मैनेज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा टूल किस टाइम पे यूज किया जाए। हमें टूल के चेंज करने के जो शेड्यूल है उसको प्रॉपर तरीके से ऑटोमेट करना पड़ेगा। टूल के मूवमेंट को ऑटोमेट करना पड़ेगा कि भाई टूल जो है एक स्पेसिफिक पाथ से ही मूव करेगा। स्पिंडल स्टार्ट और डिवाइस स्टार्ट को हमें ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा कि कब हमारा स्पिंडल स्टार्ट हो, कब हमारी डिवाइस स्टार्ट हो। मटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग, फिनिश जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी लोडिंग अनलोडिंग, ये सब कुछ हमें ऑटोमेट करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेशन ऑफ मशीनिंग जो होता है वो आपका, सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली ऑटोमेशन ऑफ मशीन टूल के बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मशीन टूल जो होते हैं वो आपके कई तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन टूल के टाइप्स क्या होते हैं। तो जनरल पर्पज एक तो मशीन टूल हो सकते हैं और एक आपके स्पेशल पर्पज हो सकते हैं। तो जनरल पर्पज मशीन टूल जो होते हैं वो आपके कन्वेंशनल होते हैं, वो कई सारे काम आपके कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। बट हाँ, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मशीन टूल जो होते हैं वो जब हम उनको ऑटोमेटेड करते हैं तो हम उनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है फिक्स्ड ऑटोमेशन और एक हमारा हो सकता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। देखिए, फिक्स ऑटोमेशन वो ऑटोमेशन होता है जहां पे आपका जो लाइक एक ही फंक्शन बार बार रिपीट होता है, तो वो आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है? फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन वो ऑटोमेशन होता है जहां पे आप अपने प्रोग्राम की हेल्प से, अगर आप कोई प्रोग्राम है आपके पास, आप उस प्रोग्राम को चेंज कर दीजिए तो आपकी मशीन जो है उसका प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप उसकी प्रोग्राम चेंज करके आप उसके फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन का जो आपको एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ वो है आपका सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम आप देख सकते हैं कि आपका ये जो आपने यहाँ पे एक स्लॉट कट कर दिया है, तो आपका जो एक जो आपका फॉलोअर है वो आपकी बेसिकली इस कैम के इसी पाथ से ही होके गुजर सकता है और आप इस पाथ को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ही या अपने कैम के अंदर ही पूरी तरीके से चेंज ना ले आए। ठीक है, तो फिक्स्ड ऑटोमेशन आपका ऐसा ऑटोमेशन आपका कहलाता है। तो अगर हम फिक्स्ड ऑटोमेशन मशीन टूल की बात करें तो आपके एक तो होते हैं ऑटोमेटिक जनरल पर्पस मशीन टूल। जनरल पर्पस मतलब जो जनरली हर काम करने के लायक होते हैं, काफी सारे काम आपके कर सकते हैं। एक होता है आपकी सिंगल पर्पस मशीन टूल। सिंगल पर्पस मशीन टूल वो होते हैं जो आपके केवल एक ही तरह का काम, मास प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरह का काम वो
कर सकते हैं, वो स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। और साथ में आपकी होती है ट्रांसफर लाइन। ट्रांसफर लाइन क्या होती है? जो आपकी सिंगल पर्पस, मल्टीपर्पस और आपके जो जनरल पर्पस होते हैं उन सबको आपके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो सिंगल पर्पस मशीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो केवल एक फंक्शन को ही एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं, एक स्टेप में सिर्फ एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक बैच, पूरे बैच को प्रोड्यूस करें, बट उसके लिए फिर आपकी स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, स्पेशल मशीन जो होती है वो आपकी डिजाइन होती है केवल प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। उनके स्पिंडल्स भी मल्टीपल होते हैं उनके अंदर, उनकी फीड ड्राइव भी मल्टीपल हाई होती है, क्लैंपिंग भी उनकी मल्टीपल होती है, और आपका जो ऑटोमेटिक फीडिंग होती है वो भी आपकी पार्ट की मल्टीपल होती है। स्पेशल टूलिंग अलाउंसेस, टूलिंग जो है, स्पेशल टूलिंग भी आपकी वहाँ पे यूज होती है, तो टूल भी आपके अलग तरीके के वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो सिंगल पर्पज मशीन का एक एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, जो ड्रिल है, ये ड्रिल बेसिकली आपकी होल करने के लिए क्रिएट की गई है, फिर बनाई गई है, तो आप इसमें होल ही क्रिएट कर सकते हैं, आप इसके अलावा इसमें और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये आपकी एक तरह की सिंगल पर्पज मशीन आपकी हो गई है। उसके बाद ट्रांसफर लाइन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो ट्रांसफर लाइन आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप बहुत सारे जो आपके मशीन टूल्स होते हैं उनको आप एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, ऐसे सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस के थ्रू आपके प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। तो मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पे पहले पहले जो है आपकी प्रोडक्ट की कटिंग हो रही है, फिर कटिंग होने के बाद आपकी मिलिंग हो रही है, मिलिंग होने के बाद फिर उसकी पॉलिशिंग एंड बफिंग हो रही है। तो आप अपनी मशीन को उसी सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, तो वो आपकी बेसिकली एक ट्रांसफर लाइन कहलाती है, जिसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका आगे बढ़ता रहता है। तो ट्रांसफर लाइन के आपको कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आपका एक इंटीग्रेटेड ट्रांसफर लाइन है, और इसका एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। दिखने में आपकी ट्रांसफर लाइन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जहाँ पे एक एंड पे आपका रॉ मटेरियल एंटर करता है और दूसरे एंड से आपका फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो आपका बन के निकलता है। तो जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की बच्चों, तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का उसको हम सॉफ्ट या प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने प्रोग्राम को चेंज करके आप अपनी जो है अपने मशीन की प्रॉपर फंक्शनिंग को भी प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं। दो बेसिक फॉर्म होते हैं आपके फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के, एक तो होता है प्रोग्रामेबल सीक्वेंस कंट्रोल और एक होता है आपका न्यूमेरिक कंट्रोल। तो न्यूमेरिक कंट्रोल और प्रोग्रामेबल सीक्वेंस कंट्रोल, ये दोनों ही आपके बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होते हैं। प्रोग्रामेबल सीक्वेंस कंट्रोल जो होता है उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट भी काफी सारे यूज किए जाते हैं, जैसे स्विचिंग, आपकी रिलेज हो गई, आपके टाइमर्स हो गए, आपके स्विचेस, परफोरेटेड टेप्स हो गई, प्रोग्रामेबल सिलेंडर्स हो गए, प्लग बोर्ड्स और दूसरे कंट्रोलर्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है वो काफी ईजी होती है, तो आप उसकी प्रोग्रामिंग को कभी भी एडिट कर सकते हैं। न्यूमेरिक कंट्रोल में क्या होता है कि ये आपका बहुत मैकेनिकल के केस में देखा जाए तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का आपका जो है ऑटोमेशन होता है। इस ऑटोमेशन में बेसिकली आप एक न्यूमेरिक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, और वो जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम की बेसिस पे आपकी मशीन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस करती है। तो ये प्रोग्राम आपका जनरली आपका पार्ट प्रोग्राम कहलाता है, और ये पार्ट प्रोग्राम आपके ब्लॉक्स, जो कि जैसे आपके पैराग्राफ में सेंटेंस होते हैं तो उस तरीके से आपकी प्रोग्राम के ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स में लिखा जाता है। और ब्लॉक्स जो होता है वो कई सारे वर्ड्स से मिलके बना होता है। ये वर्ड्स आपके बेसिकली जी कोड, एम कोड, ये सब जो कोड्स होते हैं उनके थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। तो आई बिलीव कि आपने सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में यूनिट 2 में जरूर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। अच्छा, एक चीज और जनरली जो देखने के लिए मिलती है कि मैकेनाइजेशन और आपकी ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैकेनाइजेशन में बेसिकली आप ह्यूमन की जो पावर होती है उसको रिप्लेस करते हैं। भाई, आपको पता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है कि वो 10,000 किलो का वजन नहीं उठा सकता, तो उस 10,000 किलो के वजन को उठाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप क्रेन यूज करते हैं। तो वो क्रेन, वहां पे आपने क्या किया, वहां पे अपनी ह्यूमन पावर को हाइड्रोलिक्स पावर से आपने रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप अपनी ह्यूमन पावर को मशीन ड्राइव, हाइड्रोलिक पावर या मैकेनिकल डिवाइसेस से रिप्लेस करते हैं तो वो आपका मैकेनाइजेशन कहलाता है। लेकिन ऑटोमेशन में क्या है कि आप पावर तो करते ही हैं, साथ में आप ह्यूमन कंट्रोल को भी आप जो है वो क्या कर देते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे ह्यूमन का कंट्रोल भी नहीं होता। कंट्रोल किसका होता है? कंट्रोल मशीन का होता है। नहीं, देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कंट्रोल नहीं होगा तो ह्यूमन कैसे रोकेगा प्रोसेस को, तो ऐसा कंट्रोल होता है लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। आप जो प्रोग्राम लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है वो प्रोग्राम ही चलेगा, लेकिन उस प्रोग्राम के चलते टाइम पे आप मशीन जो है अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। कंट्रोल जो होगा वो मशीन के अंदर जो प्रोग्राम है उसका होगा। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन में ये आपका डिफरेंस होता है।
जो आपका ऑटोमेशन है बच्चों, वो ऑटोमेशन आपका 2 तरह का हो सकता है। एक तो आपका सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है और एक आपका फुल्ली ऑटोमेटिक हो सकता है। सेमी ऑटोमेटिक में आप कुछ फंक्शंस को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, कुछ को आप मैनुअल रख सकते हैं। और जो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आप मैक्सिमम कंडीशंस में अपना जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका प्रोसेस है उसको आप फुल्ली ऑटोमेटिक बनाते हैं। और वहां पे जैसे कि आपके एक रोबोट हो गया, वो फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है जनरली। ठीक है। तो एनसी और सीएनसी की डेफिनेशन के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एनसी और सीएनसी के बारे में आप लोग सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। तो अब हम बच्चों बात करेंगे पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में। तो पीएलसी क्या होती है? देखिए, पीएलसी जो है वो बेसिकली आपकी एक चिप होती है जिसके ऊपर आप अपना प्रोग्राम जो है वो एम्बेड कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। तो प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो एक इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद आपका जो है प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद बेसिकली आपका क्या करता है, वो बेसिकली आपका एक आउटपुट देता है। ठीक है। तो ऑटोमेशन करने के लिए आपकी पीएलसी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है एक इक्विपमेंट है, एक बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है जो आपका ऑटोमेशन अचीव करने में हमारी मदद करता है। तो अगर हम पीएलसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें, तो पीएलसी क्यों यूज की जाती है? पीएलसी आपकी ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए यूज की जाती है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, और हाई कॉस्ट को एलिमिनेट करने के लिए भी आपकी पीएलसी का यूज होता है। तो अगर हम पीएलसी को एग्जांपल के माध्यम से समझे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एक मशीन है, उस मशीन के साथ ह्यूमन आपका इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस ह्यूमन की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक पीएलसी यूज करें जो कि आपका बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता है जैसा कि आप उसके अंदर प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं, तो अगर आप एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम उसके अंदर इंसर्ट कर दें, तो वो मशीन के साथ अपने आप से इंटरेक्ट कर सकता है। जो आपका पीएलसी है या फिर जो आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, वो आसानी से आपकी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये जो डायग्राम आप सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली आपकी पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। ये आप देख सकते हैं कि पीएलसी के अंदर आपका एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर जो है वो इनपुट और आउटपुट यूनिट के थ्रू आपका जुड़ा होता है। तो इनपुट से आप उसको सिग्नल देते हैं। इनपुट यूनिट या इनपुट मॉड्यूल जो होता है, उसके अंदर आपके सेंसर्स होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, जो कि एनवायरमेंट से या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई लेके या स्टिमुलस लेके आपका बेसिकली क्या होता है, सिग्नल देते हैं। वो सिग्नल्स को आपका जो इनपुट मॉड्यूल होता है, वो आपके लॉजिक क्या कहते हैं, लॉजिकल टाइप के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट कर डिजिटल टाइप के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और वो आपका प्रोसेसर जो है उनको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो आउटपुट मॉड्यूल को ट्रांसफर किए जाते हैं, और आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो वापस से आपका जो है सिग्नल्स को आउटपुट में कन्वर्ट करके आपका बाहर भेज देता है। अब इस प्रोसेसर को रन करने के लिए आपको एक पावर सप्लाई चाहिए होती है, तो पावर सप्लाई भी कनेक्ट करनी होगी, और आपको एक यहाँ पे एक टर्मिनल लगाना पड़ेगा जिससे कि आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकें। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस भी आपकी यहाँ पे लगी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट मॉड्यूल क्या होता है। इनपुट मॉड्यूल आपका जो है एक्सेप्ट करता है सिग्नल्स को, और जो है सेंसर्स के माध्यम से, और उन्हें लॉजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है, जो आपके लॉजिकल सिग्नल्स होते हैं उनको वापस से एक्चुएटर पे भेजता है, मतलब आपको एक्चुएटर पे भेजता है, और एक्चुएटर क्या होता है, वो आपके एक्चुअल फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। इसके अलावा आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, उसके अंदर आपकी कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी हो सकती है, आपकी इंटरनल मेमोरी भी हो सकती है, इंटरनल टाइमर्स हो सकते हैं, काउंटर्स, फ्लैग्स, ये सब कुछ हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर की तरह ही बिल्कुल ये आपका काम करता है। मेमोरी जो होती है आपकी दो तरह की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी काफी हद तक टेम्परेरी मेमोरी होती है, और रोम जो होती है वो बेसिकली आपकी काफी हद तक परमानेंट मेमोरी होती है। पावर सप्लाई आप यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज आप इसको रन करना चाहते हैं, और आपकी एक प्रोग्रामिंग डिवाइस आपको देनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देन आपका जो पीएलसी का ऑपरेशन होता है वो किस तरीके से होता है, कि सबसे पहले जो आपका इनपुट है, वो इनपुट चेक किया जाता है, फिर वो इनपुट आपका एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा जाता है, और फिर आपको फाइनली आपका एक अपडेट जो है, अपडेटेड आउटपुट आपको जो है वो मिल जाता है। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग को आप लैडर लॉजिक्स के माध्यम से आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर के, आजकल तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो लैडर लॉजिक्स आपके सॉफ्टवेयर
पैकेजेस में अवेलेबल होते हैं और आप उनके थ्रू अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे नॉर्मली ओपन के लिए आप ऐसा सिंबल यूज करते हैं, नॉर्मली क्लोज के लिए आप ऐसा सिंबल यूज करते हैं और कॉइल्स के लिए आप ऐसा सिंबल यूज करते हैं। और जब आप पूरा कंप्लीट प्रोग्राम करते हैं, बना के सामने लेके आते हैं, तो वो बेसिकली आपके इस तरीके का, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, ये इस तरीके का प्रोग्राम आपको वहां पे दिखाई देता है। तो आपका एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है? आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आज के टाइम में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे पीएलसी का यूटिलाइजेशन ना हो रहा है। बहुत ही बेकार, मतलब अगर अच्छी इंडस्ट्री है तो डेफिनेट सी बात है वो पीएलसी का यूज जरूर कर रही होगी। मैन्युफैक्चरिंग में, मशीनिंग में, फूड बेवरेज बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ट्रेवल इंडस्ट्री, एरोस्पेस, या फिर आपकी चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह पे आपका जो है पीएलसी का एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एडवांटेजेस क्या है भैया? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपने ह्यूमन एरर को वहां से रिप्लेस कर दिया है। डेंजरस एनवायरनमेंट में भी आप अपनी मशीनों को काम करने के लिए भेज सकते हैं। फास्ट है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, क्वालिटी को इंप्रूव करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि भैया आपकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है। जो आप पीएलसी लगवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट काफी हाई होगी। आपका जो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो भी आपका काफी हद तक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आपके लोग जो है, जब आप इंडस्ट्री से लोगों को हटा के पीएलसी लगाएंगे तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो जो पीएलसी है वो आपकी आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से आपकी इंडस्ट्री में अपनी जो है पहुंच बना रही है, और पीएलसी आपकी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बहुत इफेक्टिव भी है, बहुत कॉस्ट, अगर इनिशियल कॉस्ट को अगर आप साइड रखते हैं तो फिर उसके बाद वो कॉस्ट प्रोडक्टिव भी है। ठीक है, तो अगर आप एक इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो वो काफी कॉस्ट प्रोडक्टिव आपको नजर आएगी। तो आई बिलीव कि हम लोगों ने आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस यूनिट के, वो हम लोगों ने डिस्कस किए होंगे। तो आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। बट मैं फिर दोबारा से आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपकी वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली आपकी रिवीजन पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि आपने जो इस वीडियो में देखा है वही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जाम की, तो अपनी बुक्स को जरूर पढ़िएगा, अपने नोट्स को जरूर पढ़िएगा जो भी आपके पास है, और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ये वीडियो केवल आपकी कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से ब्रश अप जरूर हुए होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।